हेलो दोस्तों, द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट हमेशा की तरह से बीके पांडे। आज हम लोग लोकतंत्र के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसके टाइप पे चर्चा करेंगे। लोकतंत्र का हर विद्वानों ने अपने हिसाब से अलग अलग वर्णन किया है। कुछ लोगों ने उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, कुछ लोग प्रतिनिधि, कुछ तत्वात्मक, कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से जोड़ते हुए। तो जो मुख्य इसके भाग हैं चर्चा करते हैं उस पर, और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी भी है। हम इसके जितने भी फैक्ट्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी उसके डिटेल को समझाने के लिए वहाँ मैं समझाऊंगा। अधिकतर फैक्टोरियल या पॉइंट वाइज ही चलेगा, जैसे कि आप लोगों को उसको याद करने में आसानी हो और उसको आप लोग अपने स्टडी मटेरियल जो भी पढ़ रहे हैं उससे कोरिलेट कर सकें। तो अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के प्रकार। अन्य मुख्य रूप से इसको 3 रूप में बांटा गया है। पहला प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र और तत्वात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका सबसे पहले प्रयोग यूनान के एथेंस में किया गया और इसके जो थिंकर्स है, जो समर्थक है, रूसो के विचारों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। ये कई बार परीक्षाओं में भी इसको पूछा गया है। रूसो का कहना था, इंग्लैंड के बारे में उन्होंने कहा, इंग्लैंड में 5 साल के पर वहाँ के व्यक्ति स्वतंत्र होते हैं। इसका उनका तात्पर्य था कि जब वोट देने का टाइम आता है, जब चुनाव का समय आता है, जब जनता संसद के लिए प्रतिनिधि को चुनती है, तो रूसो कहना था केवल उसी समय लोग जो है स्वतंत्र होते हैं, अन्यथा पूर्व इसके अलावा कोई भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी थी। एक कटाक्ष है ये लोकतंत्र के लिए। दूसरा है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र भी कहते हैं या प्रतिनिधि शासन भी कहते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन भी कहते हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए परीक्षाओं में कि प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है, तो राजनीतिक लोकतंत्र या प्रतिनिधि शासन जैसा भी ऑप्शन में दिया जाएगा। इसका समर्थन विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकारों ने किया। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत कौन से थे? पेरेटो, रॉबर्ट मिशेल, मोस्का, अक्सर इनका नाम देखने मिलेगा। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी आने वाले चैप्टर में जब इनका फिर रेफरेंस आएगा तो मैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में भी आप लोग को बताऊंगा, जो कि और इनकी जो थ्योरी बताऊंगा उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में राजनीतिक लोकतंत्र या उसको प्रतिनिधि शासन भी कहेंगे, विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार लोकतंत्र के प्रक्रियात्मक रूप को मानते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल है? पेरेटो, रॉबर्ट मिशेल और मोस्का। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इस समय केवल एक ही राज्य है, स्विट्जरलैंड, जिसके कि 5 कैंटन है उसमें देखने को मिलते हैं। 5 कैंटन है स्विट्जरलैंड में, बाकी कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि बड़े स्टेट में संभव नहीं है। जो उनका सिस्टम है रिकॉल करना, रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, वो पॉसिबल नहीं है। तो केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है, अगर ये प्रश्न आता है तो उसका आंसर स्विट्जरलैंड ही हमेशा होगा, कुछ नहीं होगा उसके अलावा। उसके बाद आता है तत्वात्मक लोकतंत्र। तत्वात्मक लोकतंत्र काफ़ी प्रचलन है, लगभग सभी राज्यों में ऐसे ही देखने को मिलते हैं। इस सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आशय ही तत्वात्मक लोकतंत्र है। सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आशय ही तत्वात्मक लोकतंत्र है। तत्वात्मक लोकतंत्र इस समाजवादी कल्याणकारी राज्यों में निहित होते हैं। आजकल सभी जो है जितने भी लोकतांत्रिक देश है, सभी की जगह सभी लोक कल्याणकारी राज्य की ही मान्यता देते हैं, समाजवादी लोक कल्याणकारी राज्य। तो हो गया तत्वात्मक। अब इसके बाद हम लोग लोकतंत्र के कई रूप हैं उस पर चर्चा करें। लोकतंत्र के प्रकार में विद्वानों ने कुछ अपने विचार रखे हुए हैं, उनको अलग अलग नाम, अलग अलग संज्ञा दे करके अपने विचारों रखा है। उसी क्रम में शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र। शास्त्रीय लगते ही लगता है क्लासिकल, यानी कि बहुत पुराना। अक्सर शास्त्रीय शब्द जहाँ हम लगाते हैं तो इसका मतलब बहुत पुराना ही होगा। तो शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र, इसके लाक और बेंथम, शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के लाक और बेंथम इसके समर्थक हैं। वे लोकतंत्र के मूल्यों को उसमें स्थान देते हैं। लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, कौन से मूल्य हैं? यानी कि प्रतिनिधि का शासन, बहुमत का शासन, उत्तरदायित्व एवं सहमति, ये
लोकतंत्र के कुछ मूल्य हैं। लोकतंत्र के मूल्य जैसे जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होगी, उनके प्रतिनिधि होंगे, उनकी आपसी में सहमति होगी, जो बहुमत होगा वही सरकार बनाएगा। ये पुराना सिस्टम है, पहले से ही चला आ रहा है। तो बेंथम और लॉक ने इसको अपने विचारों में स्थान दिया। ये हो गया शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र। इसमें सवाल क्या बनते हैं कि शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के कौन समर्थक हैं? तो लॉक और बेंथम। अलग अलग भी हो सकता है, एक साथ भी पूछा जा सकता है। और किन मूल्यों पर विश्वास रखते हैं? तो बहुमत का शासन, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व। तो दूसरा है बहुलवादी लोकतंत्र। बहुलवादी शब्द हम लोग उसमें भी पढ़े हैं संप्रभुता में। संप्रभुता एकलवादी विचार, बहुलवादी विचार, जिसमें कि बहुलवादियों ने कहा कि केवल संप्रभुता उन्होंने पढ़ा होगा कि सरकार ही संप्रभु नहीं है, बल्कि समाज में ऐसे कई संगठन हैं जो कि उस संप्रभु के स्तर के होते हैं, इसलिए उनको भी उतनी ही मान्यता दी जानी चाहिए। संप्रभु जो है वह कई टुकड़ों में बढ़ सकता है, ऐसा बहुलवादियों का मानना रहता था। उन बहुलवादी का उसको कहते हैं उदारवादी अनुभववादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके दो नाम है, बहुलवादी लोकतंत्र, उदारवादी और अनुभववादी सिद्धांत। इसको सबसे पहले जिन्होंने खोज किया जेम्स मेडिसिन। जेम्स मेडिसिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये अमेरिका के शायद चौथे राष्ट्रपति थे, जेम्स मेडिसिन। इनका जो है संविधान, जो अमेरिका का रूप इस समय जो दिखाई देता था, उसको परिवर्तित संशोधित करने में बहुत ही ज़्यादा योगदान था। तो उनका मानना था जेम्स मेडिसिन का, बहुलवादी लोकतंत्र का। इसलिए इसको मेडिसिन लोकतंत्र भी कहते हैं। मेडिसिन लोकतंत्र का अर्थ आप दवा दारू से मत समझ लीजिएगा। उनका जेम्स मेडिसिन से बना हुआ। जेम्स मेडिसिन उन्होंने बहुलवादी लोकतंत्र के रूप को माना, इससे उन्हें मेडिसिन लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है। बहुलवादियों ने बहुलवादी लोकतंत्र को पोलार्ची शब्द यूज किया इसके लिए। पोलार्ची, POLARCHY, पोलार्ची का अर्थ होता है अल्पसंख्यक शासन। इन्होंने इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी बनाई पोलार्ची, इसके जो मुख्य विद्वान रहे पोलार्ची या कह लें बहुलवादी लोकतंत्र के, रॉबर्ट डहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम। रॉबर्ट डहल एवं चार्ल्स लिंडब्लॉम, इनकी जो पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स एंड मार्केट, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम। पॉलिटिक्स एंड मार्केट, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम। रॉबर्ट डहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम ने इसका एक नया नाम भी दिया, नव बहुलवाद। उसमें जो पोलार्ची शब्द का यूज था, उन्होंने उसको डिफार्ड पोलार्की कहा। नव बहुलवाद में डिफार्ड पोलार्की कहा। पता नहीं क्यों आप जितने भी थिंकर्स को पढ़ते जाइए, कुछ न कुछ पुराने लोगों का समर्थन करेंगे, कुछ न कुछ अपना नया उसमें पेच लगा देते हैं। कोई भी एक बात पर कायम ही नहीं रखता। आखिर वो विद्वान थे आप लोगों की तरफ से। तो नव बहुलवाद डिफार्ड पोलार्की कहते हैं। डिफार्ड पोलार्की में या नव बहुलवाद में ये कहा गया कि आर्थिक संगठन जो होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, उनका जो है राज्य में या लोकतंत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था। ये नव बहुलवादियों का कहना था। इसमें हम शास्त्रीय उदारवादी कुछ आलोचकों के नाम लिखे हुए हैं, सार्टोरी, कल मैनहाइम, रेमेंडेरो। इन लोगों के अपने अपने कोटेशन भी थे, लेकिन वो लिखना मैं उचित नहीं समझा क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता फिर। इसलिए मैं उनके नाम, जिन्होंने शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना करी, सार्टोरी, कार्ल मैनहाइम, रेमेंडेरो, इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में इन लोगों ने शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना करी, उसका नाम है डेमोक्रेटिक थ्योरी, लिखी गई सार्टोरी द्वारा। कार्ल मैनहाइम की पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, और रेमेंडेरो की जो पुस्तक है सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास। इन विद्वानों ने शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना अपने इन पुस्तकों में की है। तो हम देखते हैं शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के जो थिंकर हैं वो लॉक और बेंथम हो गए। बहुलवादी के उनके जनक कौन है? चार्ल्स मेडिसिन। और फिर उनके आगे कौन समर्थन किया? रॉबर्ट डहल और लिंडब्लॉम। चार्ल्स लिंडब्लॉम, नाम ही बड़ा कठिन होते हैं भाई। रॉबर्ट डहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम, इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड मार्केट, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम। नव बहुलवाद, जिसमें रॉबर्ट डहल और चार्ल्स लिंडब्लॉम ने पोलार्की नाम बदल करके डिफार्ड पोलार्की कहा। उन्होंने कहा कि समाज में आर्थिक संगठनों की काफ़ी
विशेषता रहती है। लोकतंत्र के प्रकार में विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र जिसमें हमने पहले बताया था, उसमें पेरेटो, मोस्का और मिसेस आते हैं। पेरेटो, मोस्का, मिसेस अपने आप में परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा जो थ्योरी अपनाई गई है या बुक के नाम है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पेरेटो का जो थ्योरी है अभिजन वर्गीय सिद्धांत, यानी इलाइट क्लास की थ्योरी का, इनके बुक का नाम है सर्कुलेशन ऑफ इलाइट। मोस्का जो कहते हैं वह शासक और शासित वर्ग को महत्वपूर्ण मानते हैं। मोस्का शासक और शासित वर्ग का, उनकी पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास। मिसेस का गुणतंत्र का लौह का नियम, गुणतंत्र का लौह नियम, पॉलिटिकल पार्टी जिनकी पुस्तक नाम। गुणतंत्र का लौह नियम आप कई बार देखेंगे परीक्षा में, जिसमें वो कहते हैं कि किसी भी देश में जो शासन व्यवस्था में होती है, कुछ ही लोग जो है वो बड़ी संख्या में लोगों पर शासन करते हैं, वो एक विशिष्ट वर्ग होता है उन लोगों का। तो पेरेटो का अभिजन वर्गीय सिद्धांत, मोस्का का शासक एवं शासित वर्ग, मिसेस का गुणतंत्र का लौह नियम, इनकी पुस्तक का नाम है पेरेटो का सर्कुलेशन ऑफ इलाइट, मोस्का का द रूलिंग क्लास, मिसेस का पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, उंगलियों पे याद हो जाएगा। जो विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत हैं, ये लोकतंत्र को केवल एक शासन की प्रणाली मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इस शासन प्रयोग का एक सिस्टम है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैकफर्सन जो इसके आधुनिक काल के विद्वान रहे, उन्होंने अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी में विशिष्ट वर्गीय लोकतंत्र के जो सिद्धांत था उसको साम्यावस्थी मॉडल का, साम्य यानी इक्विलिब्रियम मॉडल का, मैकफर्सन ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को साम्यावस्थावादी मॉडल का। एंथोनी डाउन्स एक विद्वान थे, उनकी पुस्तक है एंथोनी डाउन्स एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। एंथोनी डाउन्स का, यहाँ पे चमक रहा होगा ना, एंथोनी डाउन्स एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। मैं फिर पढ़ देता हूँ। मैकफर्सन की पुस्तक का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इन्होंने लोकतंत्र को साम्यावस्थावादी मॉडल का, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के। एंथोनी डाउन्स ने उनकी पुस्तक का नाम है एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इनका मॉडल है आर्थिक मॉडल। एंथोनी डाउन्स ने आर्थिक मॉडल कहा, किसको कहा? विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत को। मैकफर्सन ने इसको साम्यावस्थी मॉडल ने कहा। मैकफर्सन ने आगे लोकतंत्र के 4 मॉडल बताए। पहला संरचनात्मक मॉडल, संरचनात्मक मॉडल, इसके लॉक और बेंथम है, यानी कि जो क्लासिक डेमोक्रेसी बताया था उसी के रूप में है। इस बताया अधिकारों का संरक्षण मिलता है इस मॉडल में, संरचनात्मक मॉडल, लॉक एवं बेंथम। दूसरा है विकासात्मक मॉडल, जिसमें कि व्यक्तित्व का विकास होता है। इसके रूसो और मिल हैं, इसके रूसो और मिल इसके प्रमुख विद्वान है। साम्यावस्था मॉडल, साम्यावस्थावादी मॉडल, विशिष्ट वर्गीय एवं बहुलवादी, आगे चर्चा हम लोग इस पर किए हैं। एक चौथा है सहभागी मॉडल, जिसका कि रूसो ने कहा, रूसो इसमें है कि इसमें सभी जनता का इसमें सहभागिता होती है। तो मैकफर्सन के 4 मॉडल, संरचनात्मक मॉडल, विकासात्मक मॉडल, साम्यावस्थी मॉडल, सहभागी मॉडल। संरचनात्मक मॉडल, विकासात्मक मॉडल, साम्यावस्थावादी मॉडल, सहभागी मॉडल। संरचनात्मक मॉडल के लॉक और बेंथम, विकासात्मक मॉडल के रूसो और मिल, साम्यावस्थी मॉडल के विशिष्ट वर्गवादी एवं बहुलवादी, और सहभागी मॉडल की रूसो। ठीक है, तो विशिष्ट वर्ग वाले में रहेंगे 3, पेरेटो, मोस्का, मिसेस। ये जो है इसके पुराने विचारक हैं, यानी कि क्लासिकल थिंकर्स भी कह सकते हैं इसको। नवीन है मैकफर्सन, जिनकी पुस्तक का नाम है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। इन्होंने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत साम्यावस्थी मॉडल कहा, और एंथोनी डाउन्स ने आर्थिक मॉडल कहा, और मैकफर्सन ने 4 भाग बताए। ठीक है, इसके अलावा भी लोकतंत्र में बहुत कुछ बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले चरण में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।